बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मलाइजेशन के दरमियान इस्तेमाल की जा रही होती हैं। नॉर्मलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बेसिकली किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये जनरल टर्म की बात कर रहा हूं कि नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर करना। और कहता है अगर बाय बुक देखा जाए तो ये क्या कहता है? कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन रिलेशनल डेटाबेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी। कहता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, ताकि डाटा के अंदर जो डुप्लीकेशन है, जो रिडंडेंसी है, उसको भी कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। और इसके साथ साथ जैसे ही आपकी रिडंडेंसी कम होगी, ऑटोमेटिकली डाटा की इनकंसिस्टेंसी भी क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई? कहता वो प्रोसेस बेसिकली जो डाटा रिडंडेंसी को कम करे और इनकंसिस्टेंसी को कम करे आपके डाटा में से, वो क्या कहलाती है? आपकी नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। कहता है याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन के बहुत से प्रोसेसेस हैं, बहुत सी नॉर्मलाइजेशन कट कीजिएगा। कहता है नॉर्मलाइजेशन याद रखिएगा बहुत से स्टेप्स पे बेस कर रही होती है और वो स्टेप्स बेसिकली क्या कहला रही होती हैं? आपकी नॉर्मल फॉर्म्स कहला रही होती हैं। कहता है बहुत सी नॉर्मल फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कहते हैं उनमें से 5 मेन आपकी क्या है? नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जिसे हम नेम देते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, लेकिन कहता है इनमें से जो फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, वहां तक अगर आप अप्लाई कर दें किसी डेटाबेस के ऊपर वो नॉर्मलाइजेशन, तो आपका डेटाबेस तकरीबन फुली नॉर्मलाइज्ड हो चुका होता है। इसीलिए जब हम कोर्स में भी इसे स्टडी करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें हम इसकी डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ही क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो बेसिक थीम है वो क्या है कि हम उन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करें जो कि नॉर्मलाइजेशन के दौरान इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? कहता है फर्स्ट वन सिनोनिम्स, सेकंड वन होमोनिम्स, थर्ड वन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, फोर्थ वन फंक्शनल डिपेंडेंसी, फिफ्थ वन पार्शियल डिपेंडेंसी एंड सिक्स्थ वन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कहता है ये वो टर्म्स हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये वो टर्म्स हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं। लिहाजा इन टर्म्स के हवाले से अगर हमें पहले से पता हो तो हमें नॉर्मलाइज करते हुए आसानी हो जाएगी। अब इन तमाम टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सबसे पहले सिनोनिम्स के हवाले से। क्या कहता है? सिनोनिम्स जो है ये टर्म कब क्रिएट होती है? कहता है व्हेन 2 डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम एट्रीब्यूट्स। क्या कहता है? ये तब क्रिएट होती है जब आपकी क्या किया जाता है कि जी सेम एट्रीब्यूट्स जो कि 2 डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके नेम ही क्या कर दिए गए हैं? डिफरेंट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? आपका सिनोनिम्स का जो मसला है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें आइटम के अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं, स्टॉक नंबर, आइटम कलर एंड सप्लायर कोड। लेकिन जैसे ही सप्लायर में आते हैं तो सप्लायर के जो आपके 2 एट्रीब्यूट हैं उसमें सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम आ जाते हैं। अब जरा गौर करें, कहता है अगर हम देखें यहां पर आपका सप्लायर कोड इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहां पर आप क्या इस्तेमाल करें? सप्लायर आईडी। कहता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कहता है इस सिनोनिम के प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या करेंगे? जहां जहां भी आप एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, वो डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिफरेंट टेबल में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके नेम्स क्या कर दें? सेम कर दें। फॉर एग्जांपल अगर इस कोड को मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ? आईडी के साथ, तो सिनोनिम का जो मसला है वो क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। बात क्लियर होगी?
कोई इशू नहीं। सिनोनिम्स क्या है, एक ही एट्रीब्यूट मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नेम क्या डिफरेंट है, तो सिनोनिम्स। अगर सेम कर देंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब बात करते हैं सेकंड वन के, क्या है होमोनिम। होमोनिम क्या है, कहता है इज क्रिएटेड, दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन सेम नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। कहता है दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, लेकिन क्या है, उनके नेम सेम है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखेंगे, स्टूडेंट का टेबल है स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ। टीचर का टेबल है टीचर आईडी, नेम, सब्जेक्ट। अब जरा गौर करें, यहां पर भी नेम आ रहा है और यहां पर भी क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। ये क्या करेगा, इस जगह पे एरर देगा। एरर कौन सा होगा, ओरिजिनली होमोनिम का एरर है। बात क्लियर आ रही है, होमोनिम एरर है। अब कहते हैं इस होमोनिम एरर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। कहता है आप जस्ट क्या करें, इससे पहले लिख दें एसटीडी नेम और इससे पहले लिख दें टीचर नेम, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अब दोनों के नेम सेम नहीं रहेंगे, बात क्लियर होगी, लिहाजा होमोनिम का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड वन बात करते हैं, क्या कहता है, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट हम पढ़ के आ चुके हैं। डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अब क्या कहता है, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। कैसे, कहता है स्टोरिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज, इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर आपके पास एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट क्या है, डेट ऑफ बर्थ, दूसरा क्या है, एम्प्लॉय एज। अब जरा गौर कीजिएगा, एम्प्लॉय की एज किस पे डिपेंडेंट है, सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ पे। लिहाजा अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो तो हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को इसका हिस्सा बनाना चाहिए। जो आपकी एम्प्लॉय एज है इसे क्या कर देना चाहिए, यहां से रिमूव कर दें, तब भी आपकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की जा सकती है। तब भी इंफॉर्मेशन जो सी है एम्प्लॉय की आ सकती है जो कि एज से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि एज डिपेंडेंट किस पे है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। लिहाजा अब दो एट्रीब्यूट जो कि सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उसे दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक एट्रीब्यूट रखें जिसकी बेस पे दूसरी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो सकती है। और वो क्या है, इस केस में डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की बेस पे एम्प्लॉय की एज कैलकुलेट की जा सकती है। इस बोर्ड के ऊपर हमने तीन डिफरेंट टर्म्स देखी हैं। पहली सिनोनिम्स, क्या कहता है, कहता है कि जी टू डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर सेम एट्रीब्यूट्स इन डिफरेंट टेबल्स। कहता है डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर सेम एट्रीब्यूट्स। होमोनिम क्या कहता है, सेम नेम्स यूज्ड फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। और दोनों का प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व करके देख लिया बाय एग्जांपल। और थर्ड वन हमने क्या देखा, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। कहता है स्टोरिंग सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज, जिसमें हमने एम्प्लॉय की एग्जांपल ली, डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय एज, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे थे और एज डिपेंडेंट किस पे थी, डेट ऑफ बर्थ पे। लिहाजा एज को हम क्या कर देते हैं, अगर रिमूव कर दें तो ये जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का एरर है ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। तीन हमने टर्मिनोलॉजीज जो सी हैं वो क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। अब रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे फोर्थ आपकी टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट्स या फंक्शनल डिपेंडेंसी या फंक्शनल डिपेंडेंस। ये तीनों टर्म्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्या कहता है, कहता है दैट डिटरमिन्स द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट। कहता है हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होती हैं विद इन अ टेबल। कहता है उन एट्रीब्यूट्स का आपस में जो रिलेशनशिप आपका डिटरमिन करना होता है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाता है। अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा। कहता है एक टेबल आपका कौन सा है, एम्प्लॉय। कहता है एम्प्लॉय आईडी की बेस पे, क्यों एम्प्लॉय आईडी यहां पे प्राइमरी की है, इसका मतलब है एम्प्लॉय आईडी की बेस पे हम एम्प्लॉय नेम भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी की बेस पे एम्प्लॉय की सैलरी भी जो सी है वो क्या की जा सकती है, सर्च की जा सकती है। और एम्प्लॉय आईडी की बेस पे एम्प्लॉय का एड्रेस भी
लिया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर गौर करें तो कहता है एम्प्लॉय आईडी कैन डिटरमिन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय एड्रेस। यानी कि आपके एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय एड्रेस डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। यानी कि जो जिस साइड पे एरो मूव कर रहा है वो क्या है, आपके बेसिकली डिपेंडेंट्स हैं, और जो एम्प्लॉय आईडी है वो बेसिकली क्या आपका डिटर्मिनेंट है, जो कि डिटरमिन कर रहा है इन तीन एट्रीब्यूट्स को। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय एड्रेस are dependent on employee ID and employee ID can determine employee name, employee salary and employee address। बात क्लियर होगी। ये आपकी किस चीज को कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है। यहां पे बात क्लियर होगी। ये एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरो जो है ये क्या बता रहा है कि कौन सा डिटर्मिनेंट है और कौन से डिपेंडेंट है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय का एड्रेस आपके क्या है, डिपेंडेंट है, जबकि एम्प्लॉय आईडी आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक हो गया यहां तक। अब बात करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल, पार्शियल का वर्ड कहां से निकला, पार्ट से। किससे, पार्ट, हिस्सा। अब सबसे पहले क्या कहता है, अकर व्हेन देयर इज अ कंपोजिट की। कंपोजिट प्राइमरी की के, कंपोजिट की के। अब होता क्या है, सम टाइम आपका एक टेबल ऐसा है जिसके अंदर एक सिंगल एट्रीब्यूट पूरे के पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बात क्लियर हुई। अब कहता क्या है कि अगर एक टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहा तो फिर क्या किया जाता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाई जाती है ताकि एक यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो सके। कहता है वो जब मिलाकर प्राइमरी की बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी कंपोजिट की कहलाती है। और कहता है पार्शियल डिपेंडेंसी का मसला ही तब आता है जब आपके पास क्या है, कंपोजिट की है, जब आपके पास प्राइमरी की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलाकर बनी हुई है। बात क्लियर होगी। जैसे यहां पे लिखा है, कहता है अकर व्हेन देयर इज अ कंपोजिट प्राइमरी की एंड पार्ट ऑफ द की, पार्ट ऑफ द की यानी कि हिस्सा जो सा है आपका किसका, प्राइमरी की का, डिटरमिन सम एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास दो एट्रीब्यूट मिलकर क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं, लेकिन उस प्राइमरी की का एक हिस्सा किसी ना किसी एट्रीब्यूट को अकेले भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहां पे कौन सी डिपेंडेंसी आ गई, आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। एग्जांपल से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। कहता है स्टूडेंट कोर्स है, स्टूडेंट और कोर्स का जो रिलेशन है, टेबल है। कहता है स्टूडेंट आईडी है, उसमें कोर्स आईडी है और कोर्स फी है। कहता है देखिए आप जरा, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलकर किसे डिटरमिन कर रहे हैं, कोर्स फी को। फॉर एग्जांपल STD आईडी एंड कोर्स आईडी कैन डिटरमिन कोर्स फी। लेकिन इसको अगर हम देखें तो कहता है कोर्स फी सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे भी पता लग सकती है, कोर्स आईडी की बेस पे हम डिटरमिन कर सकते हैं कोर्स फी को। अब इसका मतलब है ये जो आपकी आ रही है, सॉरी ये आपकी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंस। बात क्लियर हुई कि आपका जो एट्रीब्यूट है वो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर रहा है। तो कहता है ये डिपेंडेंसी आपकी क्या कहलाती है, आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है। क्लियर होगी बात, कोई इशू तो नहीं है। फिर थर्ड वन आपकी कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप जरा गौर कीजिएगा, पहले इसको जरा मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं A डिटरमिन B
बी डिटरमिन सी। हम अक्सर ये कहते हैं ना, इफ ए डिटरमिन बी एंड बी डिटरमिन सी इट मींस ए डिटरमिन सी। यानी कि ट्रांजिशन को देख रहे हैं कि अगर ए बी को जानता है और बी सी को जानता है तो हम क्या कह देते हैं, इसका मतलब ए सी को जानता है, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन हम डेटाबेस के अंदर इसे कैसे देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन के अंदर इसकी कैसे बात करेंगे, वो कहता है नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि वो एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहता है कैन डिटरमिन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। कहता है एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता है, फाइंड कर सकता है। तो वो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जैसे कि जरा यहां पे देखिए, बुक और ऑथर, यानी कि बुक्स और ऑथर्स का जो सा था वो एक टेबल बनाया गया। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बुक नेम, देन क्या लिखा हुआ है, ऑथर नेम, और साथ में क्या मेंशन किया हुआ है, ऑथर एज। बुक नेम, बुक ऑथर और ऑथर एज। अब यहां पर प्राइमरी की बेसिकली क्या है, उसने कहा है जी बुक नेम है, जिसने टेबल बनाया। कहता है अगर बुक नेम आप दें तो आपको क्या मिलेगा, इस टेबल में से ऑथर नेम भी मिल जाएगा और ऑथर एज भी। इसका मतलब है बुक नेम कैन डिटरमिन ऑथर नेम एंड ऑथर एज। ये बात ठीक है ना, लेकिन जरा गौर करें, ऑथर की एज का ताल्लुक क्या बुक से है, नहीं है। ऑथर की एज का ताल्लुक तो सिर्फ किसके साथ है, ऑथर के साथ है। लिहाजा अगर हम क्या करें, ऑथर नेम दें तो ऑथर नेम की बेस पे भी क्या फाइंड किया जा सकता है, ऑथर एज। अब यहां पर क्या कहता है, कहता है ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये बेसिकली क्या है, आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बात क्लियर हुई यहां तक कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि प्राइमरी की तो सिर्फ बुक नेम थी, बुक नेम को हटा दें, तब भी ऑथर नेम जो कि प्राइमरी की नहीं है उसकी बेस पे हम ऑथर की एज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात क्लियर। तीन टर्म्स देखी हैं। सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंस, हमने क्या कहा है, एक एट्रीब्यूट जब क्या करता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सके, या एक एट्रीब्यूट का डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ जो रिलेशन होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने एग्जांपल ली, एम्प्लॉय आईडी की बेस पे हम उसका नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसकी सैलरी, सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने की पार्शियल डिपेंडेंसी की बात। हमने कहा पार्शियल डिपेंडेंसी कब अकर होती है, जब कंपोजिट प्राइमरी की होती है, कंपोजिट की होती है। और फिर कहता है अगर उस कंपोजिट की में से कोई एक पार्ट किसी एक ऐसे एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करे जो कि पार्ट ऑफ द की भी आइडेंटिफाई कर रही है और आपकी पूरी की भी कर रही है, तो कहता है वो जो डिपेंडेंसी बन रही है ना, जो कि पार्ट ऑफ द की आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो वो पार्शियल आपकी क्या है, डिपेंडेंसी है। बात क्लियर होगी। अब उसमें हमने देखा जैसे स्टूडेंट कोर्स था, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और कोर्स फी। कहता है स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी मिलकर भी कोर्स फी बता सकते हैं, जबकि अकेली कोर्स आईडी भी आपके क्या कर रहे हैं, कोर्स फी बता सकती है। और कहता है यहां पर क्या हुआ, आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिशन से मैंने बात की थी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, कहता है फॉर एग्जांपल आपका एक नॉन की एट्रीब्यूट है, जैसे कि बुक नेम, ऑथर एज में से बुक नेम आपका क्या है, की एट्रीब्यूट है, बाकी दोनों आपके क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है। कहता है एक नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन करता है अदर नॉन की को, जैसे कि हमने कहा ऑथर एज को डिटरमिन कौन करता है, ऑथर नेम। बात क्लियर आई। यानी कि बुक नेम भी ऑथर नेम और ऑथर एज को आइडेंटिफाई कर सकती है, इसके साथ साथ सिर्फ ऑथर नेम की बेस पे हम ऑथर एज को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा इस टेबल के अंदर ऑथर नेम और ऑथर एज ये क्या कह रहे हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनली
अगर देखा जाए तो इन एरर्स को रिमूव करना पड़ता है। किस तरह? पार्शियल डिपेंडेंसी है तो हम पार्ट ऑफ द की को अलग अलग करके, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि ये किस वजह से अकर हो रही है, कंपोजिट की वजह से। हम इस तरह का कोई काम करें कि कंपोजिट प्राइमरी की बने ही ना। अगर कंपोजिट प्राइमरी की नहीं होगी तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आई है ओरिजिनली देखें यहाँ पर किस वजह से आई है, कहता है ये बुक ऑथर्स का टेबल था, बुक कौन सी है और उसका ऑथर कौन होगा। तो कहता है बुक ऑथर टेबल में बुक नेम के साथ सिर्फ क्या आना चाहिए, ऑथर नेम आना चाहिए। ओरिजिनली ऑथर एज का ताल्लुक तो ऑथर्स के टेबल से था। बात क्लियर हो रही है? लिहाजा ऑथर एज कहां पर होनी चाहिए, कहता है जो ऑथर्स का टेबल है वहां पर ऑथर एज होनी चाहिए, यहां पे ऑथर की एज नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का जो टॉपिक था हमारा वो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ टर्मिनोलॉजीज को देखना था जो कि आपकी नॉर्मलाइजेशन के दरमियान इस्तेमाल होगी। ठीक है, हमने कहा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करता है इस तरह कि आपकी डाटा रिडंडेंसी जो उनसे कम हो सके और डाटा की इनकंसिस्टेंसी भी कम हो सके। फिर हमने बात की टर्म्स के हवाले से, हमने कहा डिफरेंट टर्म्स हैं जिसमें हमने सिनोनिम्स, होमोनिम्स, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को डिटेल में डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।